हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th के ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 5 होगा हमारा, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो हम लोग ज्योग्राफी लगातार देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देख चुके हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सिंपल सी बात है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग आसानीपूर्वक देख सकते हैं। अगर ज्योग्राफी का ये गेस क्वेश्चन चल रहा है, इसको अगर आप लोग देख लेते हैं तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, आप एग्ज़ाम में जो है 100% क्वेश्चन बना के आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन हमारा है जो प्राथमिक क्रियाएं क्या है। तो चैप्टर का नाम ही है प्राइमरी एक्टिविटीज़, मतलब प्राथमिक क्रियाएँ। तो प्राथमिक क्रिया के बारे में जानना तो ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन यही है, जो प्राथमिक क्रियाएं क्या है। तो याद रखिएगा, ऐसी क्रियाकलाप जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। मतलब प्राथमिक क्रिया में क्या करते हैं, तो डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। जैसे हो गया आखेट व भोजन। आखेट मतलब हो गया एक प्रकार से शिकार करना। उसके बाद पशु चराना, तो पशु भी चराएंगे तो मान लीजिए घास फूस खाएगा, वो डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधन का यूज करेगा। उसके बाद है मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना। उसके बाद हो गया कृषि। क्या हो गया? कृषि, या बोल सकते हैं मत्स्य पालन, हम मछली पालन करते हैं वो सभी। तो ये सभी क्या आएगा, तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। इसका उदाहरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। सब्जेक्टिव नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव तो 100% आएगा, तो ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरा, बोला जा रहा है द्वितीयक क्रियाएं क्या है, या द्वितीयक क्रियाकलाप क्या है। तो याद रखिएगा, जो इससे प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता है उनको साफ परिष्कृत अथवा उनका रूप परिवर्तन कर उसे उपयोग के योग्य बनाए जाते हैं। मतलब प्राथमिक क्रिया में हम लोग क्या करते थे, तो डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते थे। तो याद रखिएगा, द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है, तो डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधन का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उनको साफ करके या परिष्कृत करके या उनका रूप परिवर्तन करके क्या किया जाता है, उपयोग के योग्य बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं से हम आटा तैयार करेंगे तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे गेहूं से आटा तैयार करना या गेहूं से हम मैदा तैयार करते हैं तो ये सभी क्या आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद हो गया ऊन अथवा रेशम से कपड़े तैयार करना। तो ऊन और रेशम तो डायरेक्ट मान लीजिए प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है, लेकिन उसके मदद से हम अगर कपड़ा तैयार करेंगे तो ये आएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। लकड़ी जब हम काट रहे थे तो वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ रहा था, और लकड़ी से जब हम फर्नीचर बनाएंगे तो ये आ जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। एक बात और याद रखिएगा, द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित जो द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। मतलब उद्योग वाले जो भी क्रियाकलाप आएंगे वो सभी किस में आ जाएगा, तो ये सभी आ जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप में। तो उम्मीद है आप लोग द्वितीय क्रियाकलाप भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जो तृतीय क्रियाएं क्या है, या तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है। तो याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है। तो याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र को बोला जाता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आता है, तो याद रखिएगा परिवहन, संचार, संवाद वाहन, उसके बाद सेवाएं, मतलब संवाद वाहन सेवाएं। उसके बाद हो गया वितरण, मतलब वितरण संस्थाओं और व्यक्तियों की सेवाएं। मतलब परिवहन का मतलब होता है जब हम किसी वाहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो वो कहलाता है परिवहन। संचार हो गया, मान लीजिए हम किसी संवाद को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। आजकल जैसे व्हाट्सएप चलता है तो व्हाट्सएप भी क्या है, एक संचार का माध्यम है। वैसे ही संवाद वाहन सेवाएँ, संवाद वाहन सेवा मतलब संवाद को जब एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचाते हैं तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत, अर्थात ये सब सेवा के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो सामूहिक कृषि किसे कहते हैं। तो सामूहिक कृषि किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जब कृषकों के एक समूह द्वारा अपने संसाधनों को मिलाकर कृषि कार्य परस्पर सहयोग से किया जाता है तो उसे सामूहिक कृषि कहते हैं। नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, जो सामूहिक कृषि, सामूहिक मतलब क्या, एक समूह द्वारा कृषि कार्य किया जाना। तो मान लीजिए गांव में जब 5-10 किसान आपस में समूहित करके
और उसके संसाधनों को आपस में मिला करके उसका उपयोग कर कृषि कार्य करते हैं तो उसको बोला जाएगा सामूहिक कृषि। मान लीजिए 5 किसान आपस में मिल गए और एक के पास मान लीजिए ट्रैक्टर है, एक के पास मान लीजिए क्या है पटवन का साधन है, दूसरे के पास मान लीजिए बीज की सुविधा है। तो इस प्रकार से पांचों एक दूसरे के संसाधन का उपयोग करके, मान लीजिए ट्रैक्टर है तो वो क्या करेंगे सभी के खेत को जोत देंगे। मान लीजिए पटाने का साधन है पटवन का, तो वो क्या करेंगे जिनका भी ज़रूरत होगा वो सबको पटा देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा जो सभी अपने प्राकृतिक नहीं, सभी अपने संसाधनों का सामूहिक रूप से उपयोग करके कृषि कार्य को करेंगे, तो इसी को बोला जाता है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। बोला जा रहा है अलग अलग देशों में मतलब अलग अलग देशों में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। याद रखिएगा अलग अलग देश में जो है स्थानांतरित कृषि को मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है। मान लीजिए जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जो है स्थानांतरित कृषि को पूछा जाएगा किस नाम से जाना जाता है, तो याद रख लीजिएगा झूमिंग के नाम से। उसके बाद इंडोनेशिया तथा मलेशिया में जो है स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये जाना जाता है लदांग। उसके बाद है मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में, इसमें मतलब स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा मिल्पा। उसके बाद ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, तो रोका। और वेनेजुएला में क्या जाना जाता है, कोनुका। उसके बाद कांगो में किस नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को, तो याद रखिएगा कांगो में जाना जाता है मासोले। उसके बाद वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका में चेना और फिलीपींस में केंगिन। ये सभी क्या है, तो ये सभी स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम या अलग अलग नाम जो होता है अपने देश के अकॉर्डिंग वो, तो इसमें से ज़रूर याद रख लीजिएगा। कम से कम आप लोगों को याद रखना है, जैसे वियतनाम का हो गया रे, श्रीलंका का हो गया चेना। उसके बाद इधर याद रख लीजिएगा उत्तर पूर्वी राज्य और इंडोनेशिया। तो उत्तर पूर्वी राज्य में झूमिंग बोला जाता है और इंडोनेशिया तथा मलेशिया में क्या बोला जाता है, लदांग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। बोला जा रहा है निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है, तो ऐसा कृषि जिसमें उत्पादन मुख्यतः कृषक परिवार के उपभोग के लिए किया जाता है। तो ऐसा कृषि जिसमें उत्पादन जो है किसके आधार पर किया जाता है, तो मेनली कृषक परिवार, मतलब कृषि जो करते हैं वो अपने परिवार के उपभोग के लिए करते हैं, मतलब जिसका वे यूज करते हैं। बोल रहा है इस कृषि की मुख्य विशेषता कृषि उत्पादन में अधिशेष का लगभग नहीं होता है। मतलब इस कृषि का मुख्य विशेषता क्या होता है, तो मुख्य विशेषता होता है अधिक लाभ कमाना नहीं, बल्कि कृषक अपनी आवश्यकता की आपूर्ति के लिए सही प्रकार के फसल उगाते हैं। सिंपल है निर्वाह कृषि। निर्वाह मतलब क्या, जीवन निर्वाह। तो जीवन निर्वाह में क्या होगा, तो व्यक्ति ऐसा कृषि करेगा जो अपने दैनिक जीवन में जिसका वो उपयोग करते हैं। मतलब बोला जा रहा है जो इस कृषि का मुख्य विशेषता ये नहीं होता है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमाए, बल्कि उसकी विशेषता ये होती है कि वह अपने आपूर्ति के लिए सही प्रकार के फसल उगाते हैं। जैसे हो गया अनाज, उसके बाद दलहन, तिलहन, गन्ना, ये सभी क्या है, ऐसे फसल है जो व्यक्ति अपने उपभोग के लिए क्या करते हैं, इसको उगाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, निर्वाह कृषि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 का। बोला जा रहा है सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं। तो सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा सहकारी कृषि जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कार्य करते हैं तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। मतलब जब कृषकों का एक समूह जो है अपना अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए एक सहकारी संस्था बनाते हैं आपस में मिल के, और उसके बाद जो कृषि कार्य करते हैं उसको बोला जाता है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि भी इम्पोर्टेंट है और निर्वाह कृषि भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 का। जो निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो याद रखिएगा गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग बीज जो बोते हैं वो छिड़क करके बोते हैं, इसलिए यह रोपण फसल नहीं है। उसके बाद है 9 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया था।
तो सफल परीक्षण किया गया था किस देश में? सहकारी कृषि का, तो याद रखिएगा डेनमार्क में। उसके बाद नेक्स्ट है जो फूलों की कृषि कहलाती है, तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा पुष्प उत्पादन, या इंग्लिश में बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। तो पुष्प उत्पादन तो आप लोग भाषा से ही समझ सकते हैं, पुष्प उत्पादन में क्या होगा? फूलों की कृषि होगा। लेकिन आप लोगों से पुष्प उत्पादन कम पूछा जाएगा, आप लोगों को इंग्लिश में मतलब हिंदी में भी लिख देगा फ्लोरिकल्चर, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेश समूहों द्वारा किया गया था? तो यूरोपीय उपनिवेश समूहों द्वारा जो किया गया था ये रोपण कृषि का विकास किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है? तो याद रखिएगा अमेजन बेसिन में जो है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत वाणिज्यिक मतलब व्यापार के उद्देश्य से वहाँ ज़्यादा विस्तृत अनाज की कृषि नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 का जो निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागरीय कृषि में क्या होता है? तो खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। जैसे हो गया नींबू सब की कृषि, ये सब किस प्रदेश में होता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो कर्तन दहन कृषि का प्रकार कौन सा है? तो याद रखिएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो ये हो जाएगा मिश्रित कृषि। एकल कृषि क्या होगा? तो जिसमें सिर्फ एक बार में एक ही फसल उगाया जाता है, तो उसको बोला जाएगा एकल कृषि। और मिश्रित कृषि में क्या होगा? तो जिसमें एक से अधिक फसल एक साथ उगा सकते हैं। जैसे गेहूं के साथ हम लोग क्या बो देते हैं? सरसों डाल देते हैं उसमें, तो वो भी एक प्रकार का मिश्रित कृषि हो जाएगा। जैसे हम आलू बोते हैं तो उसके बीच बीच वाला जो गैप रहता है उसमें हम लोग मक्का बो देते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? तो वो भी हो जाएगा मिश्रित कृषि का उदाहरण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 का जो निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागरीय कृषि में। उसके बाद है निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रियाकलाप ग्रामीण क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो ग्रामीण बस्तियों मतलब गांव घर में जो है मैक्सिमम जो डिपेंड रहते हैं वो रहते हैं प्राथमिक क्रिया में, मतलब खेती बाड़ी में विलीन रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा रूस में जो है सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? कोलखोज। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? तो ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम जो है ये है फल व सब्जी की कृषि। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए हॉर्टिकल्चर। क्या होता है? हॉर्टिकल्चर। तो पूछेगा हॉर्टिकल्चर जो है संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा फल व सब्जी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चावल व धान की खेती जो है संबंधित है। तो चावल धान की खेती जो हम करते हैं वो गहन निर्वाह के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा गहन निर्वाहन कृषि से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो निम्नलिखित में से कौन बागती कृषि नहीं है? बागती कृषि या बागाती कृषि कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा मक्का। बागाती बोला जाता है जो बागान में हम लोग जिसका उगाते हैं, मतलब जिसकी कृषि जो है बागान में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा फेजेंडा। फेजेंडा क्या है? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को कहा जाता है। दो बात इसमें और याद रखिएगा, इसमें एक याद रखिएगा अरेबिका और दूसरा याद रखना है रोबोस्टा। एक याद रखना है अरेबिका और दूसरा याद रखना है रोबोस्टा। तो अरेबिका और रोबोस्टा जो है ये क्या है? तो चाय के कॉफ़ी के प्रजाति है। क्या है? कॉफ़ी के दो प्रजाति है। उसके बाद है पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो पशुपालन का जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो होता है मिश्रित कृषि में, क्योंकि कृषि के साथ साथ हम पशुपालन भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 25 का जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 का जो निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है?
तो ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती में जो मेन आर्थिक क्रियाकलाप होता है वो क्या होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप। उसके बाद नेक्स्ट है, जो निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है, तो रोपण फसल कौन सा है, तो याद रखिएगा कोको। कोको क्या है, एक प्रकार का रोपण फसल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो सहकारी कृषि अधिक सफल रही, तो सहकारी कृषि जो है अधिक सफल कहाँ रही, तो याद रखिएगा डेनमार्क में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो रबड़ किस प्रकार की कृषि है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रबड़ जो है याद रखिएगा ये एक प्रकार की रोपण कृषि है या रोपण फसल है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है, तो याद रखिएगा चाय भी एक प्रकार का रोपण फसल है। उसके बाद है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार के फसल का विकास किया गया या कृषि का विकास किया गया, तो याद रखिएगा रोपण कृषि का विकास किया गया था। तो इस प्रकार से मैंने आज के वीडियो में जो है ज्योग्राफी के 5वें चैप्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिया हूं। उम्मीद करता हूं जो आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लिए होंगे तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनाने की स्थिति में रहेंगे और काफ़ी आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।